आदित्य, आवाज आ रही है क्या? ये सर थोड़ी सी हैंग हो रही है बस। अच्छा, अभी आ रही है सही? हाँ सर, अभी आ रही है। बेहतर आ रही होगी पहले से ना? यस सर। ठीक है, तो पढ़ना चालू करें हम। यस सर। तो ठीक है भाई, पढ़ना चालू करते हैं फिर। अभी कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था ना? सर एक क्वेश्चन आपने लिखवाया था। अच्छा, एक एक सेकंड बस। हाँ, अब बोलो। क्वेश्चन क्या था, एक बार याद दिलाओ। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड। एक मिनट रुको, मैं निकाल लेता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट हीट वाला। यस सर। When sodium bicarbonate is heated 1.806 into 10 to the power 24 molecules, यस ये? सर, यही वाला था। यही वाला था सर। हाँ हाँ, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। है ना, तुम लोग अब क्वेश्चन ध्यान से देखो। और कितने लोगों से हो गया है क्वेश्चन? किसी से हो गया हो तो बताओ यार चैट में आंसर। When sodium bicarbonate is heated 1.806 into 10 to the power 24, है ना, into 10 power 24 molecules of water is obtained, then find the volume of CO2 gas obtained at STP and amount of NaHCO3 needed for the reaction। यही था क्वेश्चन, है ना? इसके लिए मैंने इक्वेशन भी बताई होगी। इक्वेशन भी दी हुई है क्वेश्चन में। इक्वेशन थी NaHCO3, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2, राइट? कितने लोगों से हो गया ये क्वेश्चन? किसी से हुआ है क्या ये क्वेश्चन? किसी से हुआ हो तो आंसर बताओ। क्यों भाई, हुआ है किसी से? किसी से नहीं हुआ? ट्राई किया था सबने? ट्राई किया था क्या सबने? बताओ यार, चैट में लिख दो कम से कम, ट्राई किया था, नहीं किया था, हुआ नहीं हुआ। चैट में लिख दो भाई। अच्छा, नहीं हुआ। ठीक है चलो। ठीक है, देखो अब मैं बता देता हूँ, है ना। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड, है ना। इसको गर्म करने से वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने मिल रहे हैं हमें? 1.806 इंटू 10 टू द पावर 24, है ना। इतने वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन्ड, इसकी वॉल्यूम पूछी गई है ना। इसकी वॉल्यूम पूछी गई है, ये अननोन हो गया। ऑब्टेन्ड एट STP, STP कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में।
एंड अमाउंट ऑफ NaHCO3 नीडेड फॉर दिस रिएक्शन, और फिर बाद में इस रिएक्शन के लिए अमाउंट ऑफ NaHCO3 मतलब इसका वेट पूछा गया है कि वेट NaHCO3 का कितना होगा, है ना। तो ये दो पार्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन में, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले वॉल्यूम पे आते हैं, है ना। CO2 क्वेश्चन में बताया गया है कि CO2 एक गैस है, CO2 एक गैस है। अब देखो ध्यान से देखना, एक एक रिएक्शन में एक स्पीशीज की क्वांटिटी पूछी जा रही है ना। वॉल्यूम पूछा जा रहा है मतलब एक स्पीशीज की क्वांटिटी पूछी जा रही है और किसी दूसरे स्पीशीज की क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री टॉपिक का है ना। ये बात अपन ने कल भी देखी थी, जब भी एक स्पीशीज की क्वांटिटी दी हुई हो और दूसरे की पूछी जा रही हो तो वो इस तरह का क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री से होता है ना। तो स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, तो स्टोइशियोमेट्री में हमें पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो सबके फ्रैक्शंस बराबर होते हैं, है ना। मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ CO2, राइट। फ्रैक्शन ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ CO2, है ना। और फ्रैक्शन का मतलब हमने क्या समझा था, फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वाटर का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एक सेकेंड, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय CO2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। अब देखो, अब हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो हमें फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वाला टर्म आ नहीं रहा है ना। तो फिर हमें पीछे जाके रिलेशन देखना पड़ेगा, मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, है ना। ये रिलेशन हमने पढ़ा है पहले। तो इसका मतलब हम मोल्स ऑफ CO2 को क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ CO2 को तो हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा ये हमारे लिए अननोन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22.4 लीटर STP पे, है ना। STP पे किसी भी गैस की मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो ये टर्म भी पता चल गया। अब देखो अगले टर्म पे आओ, मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल्स दिए हैं क्या क्वेश्चन में, देखो वाटर के मोल्स नहीं दिए, वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अगेन इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स को हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन होता है, ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये चीज यूज कर लेंगे, है ना। मोल्स ऑफ वाटर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N बाय Na, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो N है इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, Na की वैल्यू हमें पता ही होती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो और क्या क्या चीज अपन को नहीं पता, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता दोनों के, है ना। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑब्टेन करने के लिए, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये सामने के नंबर्स, है ना। तो इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस। तो बैलेंस करो, यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे दो सोडियम, तो ये आ गया दो, दो सोडियम, सोडियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो, दो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। अगला एटम कार्बन, लेफ्ट साइड में दो कार्बन, राइट साइड में एक और एक, दो कार्बन, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, 3 2 6, तो लेफ्ट साइड में 6 ऑक्सीजन, राइट साइड में देखो 3 + 1 4 + 2 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस्ड है ना। अब हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। तो वाटर का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, वाटर का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे सामने इसके 1। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई, है ना। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, N/Na/1 इज इक्वल टू V/Vm/1, है ना। तो ध्यान से देखना, N/Na/1 इज इक्वल टू V/Vm/1, है ना। अभी इसमें अपने लिए V
V अननोन है, वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, अब बस इसमें सारी वैल्यूज डाल दो। तो कैपिटल N है ना, कैपिटल N किसका, वाटर का, तो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1.806 इंटू 10 टू द पावर 24, 1.806 इंटू 10 पावर 24। एवोगैड्रोस नंबर Na 6.023 इंटू 10 पावर 23, है ना। वॉल्यूम निकालना है, मोलर वॉल्यूम, एसटीपी दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में, तो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये इससे 3 बार चला जाएगा, 3 टाइम्स, तो हमारी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ जाएगी कितनी, वॉल्यूम आ जाएगी 24 इंटू 3, 22.4 इंटू 3 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या, है ना, यहाँ पर अपना पहला पार्ट खत्म हुआ है, सबको क्लियर हो गया। जल्दी बताओ, पहले पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है, ये पहला पार्ट हमने निकाल लिया है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं ना, सेकंड पार्ट में हमें वेट निकालना है NaHCO3 का। तो अगेन वो फिर से वही बात हो गई, क्या कि एक रिएक्शन में एक रिएजेंट की क्वांटिटी हमको पता है और दूसरे रिएजेंट की क्वांटिटी निकालना है, अगेन स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, तो फिर से ये पार्ट स्टोइशियोमेट्री से होगा, है ना। तो इस बार हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ NaHCO3 को फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बराबर कर देते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ NaHCO3 का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब NaHCO3 के मोल्स तो दिए नहीं है, उल्टा हमको इसका मास निकालना है ना। तो मोल्स और मास में क्या रिलेशन होता है, मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। तो लिखो यहाँ पे, मोल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, मोल्स की जगह पर आ जाएगा मास बाय मोलर मास ऑफ NaHCO3, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल्स तो हमने निकाल लिए थे, है ना, सॉरी ये यहाँ पर N बाय Na, है ना, मोल्स ऑफ वाटर मतलब N बाय Na। ठीक है, तो N बाय Na डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ये जो है ये NaHCO3 के लिए, और ये वाला जो टर्म है ये किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, तो बस अब इसमें अननोन कौन सा है, ये इसमें अननोन हो जाएगा हमारे लिए, वेट, है ना, बाकी सब नोन है, मोलर मास हमें पता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, बैलेंस कर दिया रिएक्शन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पता है यहाँ से, एवोगैड्रो नंबर भी पता है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी पता है। तो बस अब वैल्यूज डाल देते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो वेट बाय मोलर मास कितना हो जाएगा NaHCO3 का, तो निकाल लो, सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का 48, है ना, तो 61 और 20 84 ग्राम मोलर मास हो जाएगा 84। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा NaHCO3 का 2। ठीक है, तो ये वैल्यू 2 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, N बाय Na, है ना, ये वैल्यू यहाँ से कॉपी हो जाएगी, N बाय Na की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो ये 3 कॉपी कर दो यहाँ पे, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया था वाटर का 1, है ना, वाटर का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 1। तो बस 3 2 जा 6, तो अपना आंसर आ जाएगा वेट का कितना 84, 84 इंटू 6 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कर लो सॉल्यूशन जल्दी। सॉल्यूशन नोट कर लो, क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का है ना। तो स्टोइशियोमेट्री के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, आप फ्रैक्शन को बराबर करो, फ्रैक्शन में मोल्स आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर अपना स्टेप बच गया।
कई बार क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में मोल्स नहीं दिया होगा, दूसरी चीजें दी होंगी, जैसे वेट दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा, या वॉल्यूम दिया होगा, है ना। तो हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, है ना। तो जो भी हमको दिया है उससे हम मोल्स को रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इस क्वेश्चन को ओरली करके देखते हैं ना, ध्यान से देखना, ओरली करके देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो देखो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, है ना, रिएक्शन लिखा, तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन स्टोइचोमेट्री का है, स्टोइचोमेट्री में रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस भी कर दिया। अब बैलेंस कर दिया तो ये इतना पोर्शन तो अपन ने लिख लिया पेपर पे, ठीक है। अब देखो इसके आगे अपन मन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। CO2 की वॉल्यूम हमसे पूछी गई है, वाटर का मेरे को पता है इतने मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अब देखो इसको इसको ऐसे कर, एक डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 10 की एक पावर कम हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगा, 18.06 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 होते हैं, और ये दिए हुए हैं 18 इंटू 10⁻23, मतलब इसका मतलब ये कितने, 3 मोल दिया होगा वाटर अपन को, है ना। ये मैंने ओरली मन में कैलकुलेट कर दिया कि ये मेरे को 3 मोल दिया है। अब देखो एक मोल से ये 1 मोल बनता है, तो ये 3 मोल से 3 मोल बनेगा। एक मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर, तो 3 मोल की वॉल्यूम होगी 22.4 इंटू 3 लीटर्स। तो कितने लोगों को ओरली समझ में आ गया जो मैंने बोला अभी। हैंड रेस करो। शाबाश, ठीक है। तो इस तरह से हम ओरली भी कर सकते हैं ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ओरली भी क्वेश्चन कर सकते हैं स्टोइचोमेट्री का। ऐसे दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। देखो दूसरा पार्ट में वही, अब वाटर के 3 मोल तो आ गए, है ना। अपन को इसके इसका वेट निकालना है, तो उसके लिए इसके मोल्स निकाल लो पहले। तो 1 मोल वाटर से ये 2 मोल ये बनता है, तो 1 से जब ये 2 बनता है तो 3 से कितना बनेगा, 6 मोल, है ना, 6 मोल। 1 मोल का मास अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया था, 84 ग्राम। तो 6 मोल का मास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 84, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मिनिमम पेन चलाए क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आई होप सबको दोनों तरीके क्लियर हो गए होंगे। पार्ट 2 का 24 क्वेश्चन, ये उसमें होमवर्क में दिया था क्या, ये करमवीर, अभी अपन, मैंने ये होमवर्क में नहीं दिया था, तो तुम इसको अभी 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 अपन क्लास में डिस्कस करते, तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, ये है ना, कॉल करके क्लास के बाद पूछ लेना, 9 बजे के बाद पूछ लेना, क्योंकि 9 बजे तक तो मेरी क्लासेस ही है, ठीक है। तो ये स्टोइचोमेट्री पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। और देखो स्टोइचोमेट्री सबको समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और करो, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को निकालना है खुद से, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। How many grams of Fe2O3 is formed by heating 18 ग्राम FeO with ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर बताओ। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, अगर किसी को ज़रूरत हो तो, और ना पता हो तो अभी पता होने की ज़रूरत नहीं है, विथ टाइम तुमको याद हो ही जाएगा, है ना। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 AMU।
क्या? नहीं यार, गलत आंसर है। 9 ग्राम नहीं आएगा। सही आंसर निकालो भाई, ध्यान से करो थोड़ा कैलकुलेशन। आया क्या आंसर? आंसर आया क्या किसी का? शाबाश वैष्णवी, करेक्ट आंसर। देखो काफी टाइम हो गया, मैं बताता हूँ, है ना। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग FeO विथ ऑक्सीजन? ठीक है, तो FeO आयरन ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया तो उससे Fe2O3 बना, है ना। ऑक्सीजन मतलब O2 गैस, ठीक है। ऑक्सीजन जब भी बोला जाए तो उसको O2 मानना है हमें, है ना, उसको सिंगल O नहीं मानना है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जब ऐसे नॉर्मली लिखा हो तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटम तो फ्रीली एग्जिस्ट करता नहीं है नेचर में, है ना। ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो गैस का फॉर्मूला O2 होता है ना। तो जब भी ऑक्सीजन लिखा हो कहीं पे तो उसको हम O2 मानेंगे। वो अलग बात है कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन एटम लिखा हो तो, अगर कहीं पे लैंग्वेज में ऑक्सीजन एटम लिखा हो तो जरूर हम उसको सिंगल ओ मानेंगे, है ना। ये बेसिक बात है और ये सभी को पता होना चाहिए। तो FeO प्लस O2 गिव्स Fe2O3। तो इसमें पूछा है कितने ग्राम Fe2O3, इसका वेट पूछा है कितने ग्राम Fe2O3 फॉर्म होगा बाय हीटिंग 18 ग्राम FeO, है ना। तो 18 ग्राम FeO से Fe2O3, तो वही है। अब इसको, इस क्वेश्चन को देखो अपन ओरली कर लेते हैं, है ना। पहले तो बैलेंस कर दो इक्वेशन को। स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है क्योंकि एक स्पीशीज की क्वांटिटी दी हुई है, दूसरे की पूछी जा रही है ना। तो बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे 2 आयरन है तो यहाँ कर दो 2, तो आयरन बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट साइड में 2 और 2 4 और राइट साइड में 3,
तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर इसको 3 बना देते हैं टोटल। तो 2 तो ये हो गए, इसको आप 1 कर दो, है ना। तो हाफ इंटू 2 1, 1 + 2 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, है ना। अब इसको बस अपना, हाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देख लो, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है ना। तो अब 18 ग्राम में इसके मोल्स निकाल लो कितने हो रहे हैं। तो मोल्स ऑफ FeO कितने हो जाएंगे, मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, एक आयरन का 56 और एक ऑक्सीजन का 16, 56 + 16 72, मतलब 1/4। तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 1/4 मोल से इसका आधा, मतलब 1/8 मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू 1/8, है ना। मोल्स किसके बराबर होता है, मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास Fe2O3 का निकाल लो कितना होगा। मोलर मास Fe2O3 का हो जाएगा 56 2 जा 112 प्लस 16 तिया 48, है ना, 3 ऑक्सीजन का मास। तो ये हो गया 160 ग्राम, 160 ग्राम। तो सॉल्व होके वेट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, है ना। क्लियर हो गया सबको कैसे करना था, मतलब जिस जिसका भी आंसर नहीं आया था उसको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे, यही जो कैलकुलेशन है ये अपन मन में भी कर सकते थे, है ना। मन में कैसे, ये 18 दिया है, मन में कैलकुलेट किया 56 और 16 72, तो 18/72 मतलब 1/4। तो ये यहाँ पर जब जाता है तो आधा हो जाता है, तो 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल का मास हो गया 160 ग्राम, तो 1/8 का मास कितना होगा, 1/8 इंटू 160, मतलब 20 ग्राम, है ना। हाँ करमवीर बताओ, अनम्यूट करके, कहाँ समझ नहीं आया इसमें। सर ये दोबारा बताओ सर, ये फैलेंस फैलेंस की बात सर, जो जो आपने जो NFeO निकाला उसके बाद ये वाला, हाँ सर, यहाँ से ये हमने वही किया है, क्या बोलते हैं, ये तुम ये फॉर्मूला लगा लिया करो, ये जो फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स वाला। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हाँ ये याद किया है तुमने। ये सर याद है। हाँ याद है ना, तो ये फॉर्मूला लगा लिया करो, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। जिसको भी तकलीफ हो ऐसे ओरली निकालने में, वो फॉर्मूला लगा लें, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो देखो, FeO और Fe2O3 की बात हो रही है ना, तो मोल्स ऑफ FeO डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल यस टू सर। मोल्स ऑफ Fe2O3 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, है ना। हाँ सर। बस अब यस मोल्स सर। ऑफ FeO निकाल के रखोगे, तो ये 1/4 यहाँ पे रखोगे, तो ये यहाँ पे 1/8 बन जाएगा, यस सर। है ना। तो ये टर्म बन गया 1/8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe2O3 क्या रखोगे, मोल्स ऑफ Fe2O3 रखोगे W/160, है ना, यस सर। W/160। तो ये देखो, ये सॉल्व होके वही 20 ग्राम आ जाएगा आंसर, है ना। W की वैल्यू आ जाएगी 20 यस सर। ग्राम, समझ गए, यस सर। यस। है ना। तो जिसको ओरली कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो स्टोइशियोमेट्री से, वो इस तरह फॉर्मूले से कर सकता है। यस। चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़े। तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 गैस आफ्टर कंबशन। ये है क्वेश्चन। अच्छा, तुम सब लोग जो चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है वो देख रहे हो ना। सर जो मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट और मोल कंसेप्ट की प्लेलिस्ट,
वो देखते जा रहे हो ना सभी लोग? ये सब देख रहे हैं। कहाँ तक पहुंच गए करमवीर उसमें? सर जो इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री है सर, उसका फिफ्थ वाला, ये फोर्थ लेक्चर। अच्छा ठीक है, और वैष्णवी तुम? कंसेप्ट का सेकंड सेक्शन आया। तुम क्या कह रही हो, मूल कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर बोल रही हो क्या? हाँ वो देखना रह गया, मूल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर तक देख लिया। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पूरा देख लिया? हाँ ठीक है सर चलो। उसके जो हाँ बोलो बोलो। न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, वो नहीं देखा थी। न्यूमेरिकल ठीक है, उसको भी देख लेना, मतलब कर लेना प्रैक्टिस धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे टाइम मिले करते जाना। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की है, यही कह रही हो ना शीट वाले? हाँ ठीक है, उनको कर लेना जैसे जैसे टाइम मिले, है ना। बाकी आदित्य तुम तो शायद बाद में करोगे, एग्जाम के बाद, ऐसे ही बताया था ना? Yes, sir, after 15. आफ्टर 15, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग। ट्वेंटी टू बाई थ्री। मोल्स ऑफ मीथेन 22/3। एक मिनट रुको यार। नहीं नहीं यार, गलत आंसर है, 22/3 नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले तो हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए, है ना। बस मैं रिएक्शन बता देता हूँ कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ये 10th में हमने पढ़ा है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 एंड H2O, है ना। ये बात नोट्स में लिख लेना, अगर किसी को याद नहीं हो तो, कि जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे लिख लेना कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं हम, है ना, CXHY मतलब कोई जनरल हाइड्रोकार्बन, तो उससे CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। ये अगर किसी को नहीं पता हो तो वो नोट्स में लिख लेना, ये वाली रिएक्शन। अभी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। ठीक है, अब खुद ट्राई करो। शाबाश वैष्णवी, सही आंसर है। और लोग बताएं आंसर। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टोइशियोमेट्री, या और आसान भाषा में समझ लो तो एक स्पीशीज के मोल की हेल्प से दूसरे स्पीशीज के मोल निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये थ्रू आउट यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, 11th में आप जितने चैप्टर्स पढ़ोगे ये सब में यूज होगा, फिर 12th में जाके सॉल्यूशंस में भी यूज होगा।
है ना, कम से कम मतलब आधे से ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीज यूज होती है। बताओ भाई, आंसर्स बताओ। अच्छा, एक बीच बीच में एक एडवाइस देता हूँ तुम लोगों को कि जैसे ऐसा होता है कई बार कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है ना, तो कुछ लोगों से तो बन गया, कुछ लोगों से जल्दी बन गया, कुछ लोगों को टाइम लग रहा है ना। तो जिसका जल्दी हो गया है उसको, उसका तो बचा हुआ टाइम खराब होगा, है ना, क्योंकि क्योंकि वो जो है वो ऑलरेडी वो क्वेश्चन कर चुका है। तो जितने टाइम उस क्वेश्चन के लिए वेट हो रहा है उतना उसका टाइम खराब हो रहा है, तो उतने टाइम में वो स्टूडेंट चाहे तो जो नोट्स अभी तक पढ़े हैं ना उसको याद कर सकता है ना, उसको रिवाइज कर सकता है। तो इस तरह से वो अपना टाइम बचा सकता है। ठीक है, कि उसको बाद में घर पे जाके दोबारा नोट्स ना पढ़ना पड़े, है ना। जैसे मैं भी ये क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी आंसर दें, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, तो जिनका आंसर आ चुका है वो इंतजार करने की बजाय अपना टाइम कॉपी के पीछे पिछले पन्ने पलट सकते हैं और उनको पढ़ने में और उनको याद करने में अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये प्रैक्टिस हमें सभी सब्जेक्ट्स में करना चाहिए, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स मैथ्स में भी। दिस इज बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन में मोल्स पूछा है मीथेन के, ग्राम नहीं पूछा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आदत डालो सभी लोग। जो भी आंसर ग्राम में दे रहा है बिल्कुल गलत आंसर दे रहा है। नहीं आदित्य, गलत आंसर है ये नहीं आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ अब, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के मोल्स पूछे हैं, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लिया करो। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि क्वेश्चन जो आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली लिख लें पहले। कितने मोल्स मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे? CO2 का वेट दिया हुआ है 22 ग्राम। सर अभी आपने जितने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे शीट के उतने ही सॉल्व करने हैं, उसके अलावा नहीं करने हैं अभी, मतलब अब तुम लोग जब मेरे चैनल के जब वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ठीक है, तो जैसे उसमें अगर होमवर्क बोला गया है, जैसे सेकंड वीडियो के बाद अगर उसमें ये बोला गया है वीडियो के एंड में कि कल एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद तीसरा वीडियो देखना, है ना। इस तरह से करना है हमें, मतलब जब यहाँ मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, जब आप वीडियो देख रहे हो चैनल पे तो वीडियो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है एज इट इज। हाँ, अब वो बात सही है कि भाई जो क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने बोल दिए थे करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो उनको मत करना दोबारा। ठीक है, तो हाँ, तो भाई वही अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर कंबशन, है ना। कंबशन मतलब होता है जलाना, है ना, जलाना। कंबशन मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो CO2H2O प्रोड्यूस होगा। अब वही बात है, एक स्पीशीज के मोल्स पूछे जा रहे हैं, दूसरे स्पीशी के मोल्स दिए हुए हैं रिएक्शन में, तो क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक तरीके से करता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रैक्शन ऑफ CO2 के बराबर होगा। फ्रैक्शन ऑफ मीथेन मतलब मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये फ्रैक्शन ऑफ CO2 मतलब मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके बराबर होगा, है ना। मोल्स ये वाला टर्म तो हमको निकालना है, अननोन है ना, ये वाला टर्म अननोन है। मोल्स ऑफ CO2, तो हमें CO2 का वजन दिया हुआ है, मास, है ना। तो इसका मतलब हमें मोल्स ऑफ CO2 को किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा? मास बाय मोलर मास, है ना, मास बाय मोलर मास डिवाइड, तो ये मोल्स को हमने लिख दिया मास बाय मोलर मास, और नीचे आ जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट CO2 के लिए। ठीक है, तो बस अब ये वैल्यूज डाल देते हैं हम, है ना। मास कितना दिया है हमें CO2 का? 22 ग्राम क्वेश्चन में। मोलर मास होता है 44 ग्राम। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
तो अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, बेसिकली हम इन दोनों में इक्वेशन बराबर कर रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा मीथेन का, उसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। तो बैलेंसिंग पे ध्यान दो, एक कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ कर दो 2, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, है ना, तो लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सारे एटम्स बैलेंस हो गए। अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मिल गए हैं, इनकी वैल्यूज डाल दो। तो मीथेन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लगेगा CO2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, CO2 का कितना है 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो बस अब सॉल्व हो गया, है ना। मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1/2, है ना, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2/1 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो ये 0.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अपना अपना कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, जिसने जो भी गलत किया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना। अगर मोल्स पूछा जा रहा है तो हम ग्राम में आंसर नहीं देंगे। ठीक है, बाकी फिर वही है, क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे। ये रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिखी, फिर हमने देखा कि CO2 का जो मास है वो 22 ग्राम दिया है, 1 मोल CO2 का मास होता है 44 ग्राम, है ना, मोलर मास 44 ग्राम, मतलब 1 मोल का मास 44 ग्राम, इसका मतलब 22 ग्राम में आधे मोल होंगे, तो 1 से 1 मोल बनता है, तो आधे से आधा मोल बनेगा इसका, है ना, तो आधा मोल आंसर आ जाएगा अपना, ये 0.5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। दोनों तरीके समझ में आ गए उनको जिनसे आंसर नहीं निकला था। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। एक क्वेश्चन और, अब इसके क्वेश्चन सब मैं होमवर्क में दे दूंगा, है ना, तो तुम लोग इत्मीनान से 8-10 क्वेश्चन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे अब कर लेना क्वेश्चन, है ना। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट में ध्यान देना, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है ना। तो देखो इसको, इस चीज को पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रेशियो की बात की थी, है ना, रेशियो की बात हमने की थी। मैं थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री में लेके चलता हूं तुम लोग को, ध्यान से सुनना एकदम। हमने वहां पे ये रिएक्शन देखा था, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, है ना, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से टकराते हैं, है ना, जब ये तीनों एक साथ टकराते हैं आपस में, तो इससे क्या जनरेट होता है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, है ना। स्टोइशियोमेट्री का या रेशियो का मतलब यही होता है। ठीक है, तो रेशियो से हमको ये पता चलता है कि किस जो प्रोडक्ट है वो कितना प्रोड्यूस होगा और किसके किस हिसाब से प्रोड्यूस होगा, है ना। तो रेशियो में हमको यही हिसाब किताब पता चलता है कि अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए हाइड्रोजन के, तो उससे 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे वाटर के। अगर हमको 10 मॉलिक्यूल दिए हाइड्रोजन के, तो उससे 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये तो चलो हमने ये सब स्टोइशियोमेट्री में सीखा था कि हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी की हेल्प से प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि एक बॉक्स पर, जब ध्यान से सुनना ये, है ना,
एक बॉक्स के ऊपर के नीचे, सॉरी, एक बॉक्स के नीचे जब हम 4 टायर फिट कर देते हैं तो उससे क्या बनती है? एक कार। सही बात है ना? एक बॉक्स के नीचे जब हम 4 टायर फिट कर देते हैं तो उससे एक कार बनती है। ठीक है, तो इसको हम ये तो चलो प्रोसेस हो गई, है ना? प्रोसेस को हमने कैसे बता दिया कि एक बॉक्स के ऊपर जब हम 4 टायर्स फिट करते हैं तो उससे एक कार बनती है ना? तो इस प्रोसेस को हमने इस तरह से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, B + 4T गिव्स C, है ना? तो अब हम स्टोइशियोमेट्री में हमने यही सीखा था कि हमें रेशियो पता चलता है, एक बॉक्स 4 टायर से कंबाइन होकर एक कार बनाता है, तो ये रेशियो हो गया 1:4:1 का। अब भाई किसी ने अगर बोला कि आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं तो उससे कितनी कार बनेगी? 3 कार बनेगी। या किसी ने हमसे बोला कि आपको 12 टायर दिए गए हैं तो 12 टायर से भी कितनी कार बनेगी? 3 कार बनेगी, है ना? यही चीज हमने सीखी थी स्टोइशियोमेट्री में, है ना? कि आपको रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट की जो एक्चुअल क्वांटिटी दी हो उससे आप प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी बता सकते हो, बस आपको क्या रेशियो को फॉलो करना है। तो यहाँ पर रेशियो कितने का है? 4:1 का, है ना? तो 4 टायर से एक कार बनती है, तो 12 टायर से कितनी कार बनेगी? 3, है ना? तो अभी तक ये जितने क्वेश्चन थे इनमें हम यही करते आए थे, है ना? रेशियो को फॉलो करते हुए हमने एक की क्वांटिटी की हेल्प से दूसरे की क्वांटिटी निकाल लेते थे, है ना? ये काम तो हमने किया था स्टोइशियोमेट्री में। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये कार टायर फैक्ट्री वाला एग्जांपल समझ में आ गया क्या सबको? तो फिर मैं आगे बोलना चालू करता हूँ। बताओ, ये समझ में आ गया क्या सबको? यस सर, आ गया। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखना कि चलो अभी तक तो अपन स्टोइशियोमेट्री की बात कर रहे थे, ठीक है? अभी दिक्कत ये हो सकती है ना कि दिक्कत ये हो सकती है कई बार कि जैसे अगर आपको अगर आपको 3 बॉक्स और 12 टायर दिए तो बहुत अच्छी बात है, उससे 3 कार बन जाएगी, है ना? मतलब इसको थोड़ा सा और सही से ऐसे लिख देते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को क्या कह रहा हूँ, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले t = 0, मतलब प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट होने से पहले हमारे पास 3 बॉक्स और 12 टायर थे, है ना? प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइनल टाइम पे जब प्रोसेस खत्म हो गई तो बॉक्सेस भी सारे खत्म हो जाएंगे, टायर्स भी खत्म हो जाएंगे और 3 कार बन चुकी होंगी, है ना? तो जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट होती है ना, जब भी कोई प्रोसेस पूरी होती है, पूर्णतः खत्म होती है, तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स है वो सब कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं, एंड में आके सब 0 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल क्वांटिटी इस तरह से दी हुई हो, है ना? अभी देखो मैं क्वांटिटी चेंज करता हूं। एक्चुअल क्वांटिटी अगर इस तरह से दी हुई हो, ध्यान से देखना एकदम, 3 बॉक्सेस और 14 टायर, ठीक है? तो एक्चुअल क्वांटिटी अब इस तरह से दी हुई है कि अब क्या होगा, इनिशियली तो कार्स बिल्कुल बनेंगी नहीं, है ना? फाइनल टाइम पे बॉक्सेस कितने बचेंगे? 0। टायर्स कितने बच जाएंगे? आंसर बताओ, चैट में लिख के बताओ आंसर, यहाँ पे कितने टायर्स बच जाएंगे? अब 2 टायर्स बच जाएंगे, शाबाश, है ना? 2 टायर्स बच जाएंगे। और कार्स कितनी बन चुकी होंगी? इसका आंसर बताओ। 3। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 कार्स बन चुकी होंगी। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या कि 3 बॉक्सेस जो हैं वो 12 टायर से तो 3 कार बना देंगे, है ना? मतलब सॉरी, 14 नहीं, 14 को ऐसे लिख लो, 12 + 2, है ना? तो ये जो 3 बॉक्सेस हैं, ये 12 टायर्स से तो 3 कार बना देंगे, लेकिन 2 टायर्स का क्या होगा? वो तो अनयूज्ड रह जाएंगे, है ना? तो वो तो क्या हो, वो तो एंड में बच जाएंगे। ठीक है, तो और प्रोसेस अब इसके आगे हो नहीं पाएगी, है ना? हो क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि अब
कोई कार बनाने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि ना तो आपके पास बॉक्स बचे हैं और ना आपके पास और टायर बचे हैं। ठीक है, तो ये फाइनल सिचुएशन होगी जहां पर एक रिएक्टेंट बचा रह जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। एक मिनट रुको, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, फिर ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया? अब देखो हम थर्ड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, एकदम ध्यान से देखते जाना इसको। ठीक है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने 3 बॉक्सेस लिए जो कि पहले जैसे थे, है ना, और टायर्स हमने 2 और बढ़ा दिए, है ना, 14 टायर थे, कर दिए हमने 16 टायर। तो कार तो बनेगी नहीं कुछ स्टार्टिंग में, है ना, टी इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में कार्स तो कुछ बनेंगी नहीं, है ना। फाइनली क्या होगा? फाइनली सारे बॉक्सेस खत्म हो जाएंगे, है ना। 3 बॉक्सेस जो है वो 12 टायर्स को लेके 3 कार बना देंगे, और 12 टायर्स यूज अप हो गए, मतलब 4 टायर्स तो बच जाएंगे, है ना। तो अगेन प्रोसेस खत्म हो गई और ये चीज जो है वो बची रह गई। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट भी सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चौथे एक्सपेरिमेंट पे, है ना। चौथे एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना, टी इज इक्वल टू 0। अभी इस बार मैंने एक बॉक्स बढ़ा दिया है, एक बॉक्स बढ़ा दिया मैंने, 4 बॉक्सेस कर दिए, और टायर्स उतने ही ले लिए जितने पहले थे, है ना, कितने, 16। और अभी तो कोई कार्स बनी नहीं है। जब प्रोसेस खत्म हो जाएगी, अब बताओ बॉक्सेस कितने बच जाएंगे अपने पास? वैल्यू टाइप करो। 0 0, है ना। टायर्स कितने बचेंगे? 0 0। और कार कितनी बचेगी? 4 4 कार बन चुकी होगी, है ना। 4 बॉक्सेस जो है वो 16 टायर से कंबाइन होकर 4 कार बना लेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, अब देख ध्यान से देखना, रेशियो पे ध्यान दो, हर एक्सपेरिमेंट में आप रेशियो पे ध्यान दो, है ना। यहाँ पर रेशियो कितने का था? 3:12। 3:12 मतलब 1:4। ठीक है, जो कि होना भी चाहिए कंप्लीट प्रोसेस के लिए, है ना। तो जब 1:4 का रेशियो होगा तो फाइनल टाइम पे कोई नहीं बचेगा, सारे रिएक्टेंट 0 हो जाएंगे। तो ऐसा इस स्थिति में भी हो रहा है पहले एक्सपेरिमेंट में, ऐसा चौथे एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो देखो, 4:16 मतलब 1:4 का रेशियो है। तो फिर से प्रोसेस पूरी हो रही है ना, और दोनों ही जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरह खत्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटी इस तरह से दी हुई है कि वो रेशियो को फॉलो नहीं कर रही, जैसे यहाँ पर है 3 और 14, तो 3 और 14 जो है वो रेशियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। 3:14, 3:14 इज नॉट इक्वल टू 1:4, है ना। ये बात तो हमको समझ में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो को फॉलो नहीं करेगी, तो इसका मतलब एक ना एक रिएक्टेंट जो है वो बच जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, टायर्स यहाँ पर भी बच गए, ऐसा ये तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा था। ठीक है, और ऐसा अब अपन 5वें एक्सपेरिमेंट में भी करा देते हैं। देखो 5वां एक्सपेरिमेंट देखो, है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे। ये है t इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखो, हमने टायर्स मान लो 16 टायर्स ही लिए हैं, है ना। इस बार हमने बॉक्सेस और बढ़ा दिए, 5 बॉक्सेस कर दिए। कार्स तो अभी कुछ बनेगी नहीं, है ना। फाइनल टाइम पे यहाँ पे बताओ कौन बच जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, कितने बॉक्सेस बच जाएंगे फाइनल टाइम पे? 1, शाबाश। टायर्स कितने बच जाएंगे? टायर्स कितने बच जाएंगे बताओ? 0, है 0 ना। और कार्स कितनी बन जाएंगी? 4 4। ठीक है, तो बस अब देख लो यहाँ पर भी वही बात है ना, कि क्या है, रेशियो फॉलो नहीं हो रहा, है ना। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 5:16 है, और एग्जैक्ट प्रोसेस के लिए रेशियो क्या होना चाहिए हमारा? 1:4 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो रेशियो को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर से एक रिएक्टेंट जो है वो बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, इसको अब हम दूसरी भाषा में भी देखते हैं, है ना। कैसे? कि भाई यहाँ पर
इसको ऐसे देखो यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर अगर 5 बॉक्सेस तो ठीक है, अगर यहाँ पर 16 टायर की जगह हमारे पास 20 टायर होते, है ना, 16 टायर की जगह हमारे पास 20 टायर होते, तो क्या ये प्रोसेस पूरी तरह हो जाती? सोच के बताओ। 16 टायर की जगह 20 टायर होते तो ये प्रोसेस पूरी तरह हो जाती, राइट, है ना? पांच पांच यस जो सर। बॉक्सेस हैं वो 20 टायर से कंबाइन हो जाते। तो उस स्थिति में वैल्यूज क्या आती? फाइनल वैल्यूज क्या होती? ये भी 0 हो जाता, है ना? एक भी बॉक्स नहीं बचता, क्योंकि जो 5 बॉक्स है वो पूरे के पूरे 20 टायर से चिपक चुके हैं, तो ये भी 0 हो जाता और ये वैल्यू हो जाती 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना भी, जो मैं लाइन बोलने वाला हूं, प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट जो रेशियो के हिसाब से कम है उसकी कितनी क्वांटिटी है ना? वो रिएक्टेंट जो रेशियो के हिसाब से कम है उसकी कितनी क्वांटिटी है ना? इस लाइन को मैं अब दोबारा देखो समझाता हूं तुम्हें। जैसे रेशियो अपन को पता चल गया कि एक बॉक्स जो है वो 4 टायर से कंबाइन होके एक कार बनाते हैं, ये तो हो गया रेशियो, ये हो गया रेशियो रिएक्टेंट्स का। ठीक है, तो अब अगर 5 बॉक्सेस हैं और मान लो 10 टायर है ना, तो ये देखो अब रेशियो के हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए था, एक बॉक्स पे 4 टायर होने चाहिए, तो जो टायर है वो रेशियो के हिसाब से बहुत कम है ना? तो जब टायर रेशियो के हिसाब से बहुत कम है तो इसको 12 कर लो यार, 12 है ना, 12 टायर, तो 5 बॉक्स पे 20 टायर होने चाहिए थे। तो जब टायर रेशियो के हिसाब से बहुत कम है तो मैंने ये लाइन कही थी कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो उस बात पे डिपेंड करती है कि वो रिएक्टेंट जो रेशियो के हिसाब से कम है, रेशियो के हिसाब से कौन कम है, ये है ना, वो रिएक्टेंट जो रेशियो के हिसाब से कम है उसकी क्वांटिटी से प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो जो 12 टायर है 12 टायर के हिसाब से 3 कार बनेगी, है ना? इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने अभी बोली? अभी बॉक्सेस बॉक्सेस के नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बॉक्सेस आप बढ़ा दो, बॉक्सेस को आप 6 बॉक्स कर दो तो भी 3 ही कार बनेगी, 7 बॉक्सेस कर दोगे तो भी 3 ही कार बनेगी, क्योंकि टायर ही कम है, तो बॉक्स बढ़ा बढ़ा के क्या करोगे, है ना? तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी उस बात पे डिपेंड करती है कि रेशियो के हिसाब से जो रिएक्टेंट कम है वो कितना है। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। और बढ़ा दो, देखो अब रेशियो के हिसाब से ये कम है, ये तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि 5 पे 20 होना चाहिए था, तो ये 12 है, तो 12 से 3 बन गया। अब इसको और बढ़ा दो, इसको हमने 16 कर दिया। ठीक है, तो अभी भी टायर्स हमने बढ़ा दिए लेकिन रेशियो के हिसाब से कम कौन है, टायर्स कम है रेशियो के हिसाब से, तो अभी भी कार कितनी बनेगी, 16 के हिसाब से 4। ठीक है, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, और बढ़ा दो टायर, है ना, 16 की जगह 20 कर दो, तो अब दोनों बराबर हो गए रेशियो के हिसाब से, है ना, दोनों 1:4 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी कार बन जाएंगी, 5, है ना? अब तो दोनों बराबर हो गए, तो अब रेशियो के हिसाब से कोई कम नहीं है, तो किसी के हिसाब से भी बता दो, बॉक्स के हिसाब से भी कार बना सकते हैं या टायर के हिसाब से भी कार बना सकते हैं। अब और बढ़ा दो टायर, है ना, 20 से कर दो 24, 5 बॉक्स और यहाँ पर हो गए 24 टायर। अब देखो ध्यान से सुनना, अब रेशियो के हिसाब से कौन कम हो गया, बॉक्सेस, है ना, रेशियो के हिसाब से बॉक्सेस कम हो गए हैं। तो अभी कितने कितने टायर कितनी कार बनेंगी इस केस में, 5। ठीक है, तो 5 क्यों बनी, क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कम कौन है ना? तो देखो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, इस एक्सपेरिमेंट में टायर कम था रेशियो के हिसाब से, तो टायर के हिसाब से कार बनी, फिर से टायर कम था रेशियो के हिसाब से, टायर के हिसाब से कार बनी, यहाँ पर दोनों ही बराबर है ना, तो किसी के भी हिसाब से कार बना दो, आप इसके हिसाब से भी बना सकते हो, इसके हिसाब से भी बना सकते हो, यहाँ पर बॉक्सेस कम हो गए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना, जो कार्स बनी वो किसके हिसाब से बनी,
बॉक्सेस के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब जो जो हमने पिंक से सर्कल किया है वो उस एक्सपेरिमेंट में रेशियो के हिसाब से कम है, तो जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी है वो कम वाले के हिसाब से डिसाइड हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, ये जो कहानी बोली गई अभी? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो पहले, फिर हम वापस केमिस्ट्री में आते हैं। चलो मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखना है तो हमारे लिए वो रिएजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रेशियो के हिसाब से कम हो, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट की हम बात कर रहे थे, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट की हम बात कर रहे थे। तो अब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसी टॉपिक को। कहीं पर अगर ये रिएक्शन लिखी है 2H2 + O2 gives 2H2O, है ना, तो ये तो हमको स्टोइशियोमेट्री बता रहा है 2 1 2, है ना, ये हमको रेशियो बता रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो रेशियो में दी हो। तो मान लो T = 0 पे इसके हमको दिए हैं 10 मोल और इसके हमको दिए हैं 6 मोल, ठीक है। तो अब देखो रेशियो के हिसाब से 2:1 का रेशियो होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब 10 हाइड्रोजन पे 5 ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 6, मतलब ऑक्सीजन रेशियो के हिसाब से ज्यादा दिया है ना। या इसको हम उल्टी तरीके ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हमें ज्यादा दिया है या फिर हाइड्रोजन हमें कम दिया है, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 6 के लिए होने चाहिए थे 12, लेकिन 10 दिए हैं, तो हाइड्रोजन हमें कम दिए हैं, ठीक है। तो तो जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी फाइनली, तो क्या होगा कि अभी हमने देखा था कि जो कम है, जो कम होता है रेशियो के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अभी रेशियो के हिसाब से कम कौन है? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन रेशियो के हिसाब से कम है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हाइड्रोजन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 10। तो देखो ये 2 से 2 बनता है, तो 10 से कितना बनेगा? 10 मोल, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी आ जाएगी, है ना, वाटर की क्वांटिटी। तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन है? लिमिटिंग रीजेंट हमारा हो जाएगा ये हाइड्रोजन, है ना। तो लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखना। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब वो रिएजेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को पे लिमिट लगा दे, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट वर्ड देखो, लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या होता है, वो रिएजेंट, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला वो एजेंट जो लिमिट लगा दे, ठीक है। तो अब लिमिट कौन लगाता है? जो कम है, जो कम है वही तो लिमिट लगाएगा, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो ज्यादा है। तो प्रोसेस तब होना बंद हो जाएगी जब कम वाला पहले खत्म हो जाएगा, है ना, सॉरी, प्रोसेस तब होना बंद हो जाएगी जब दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा। और दोनों में से कोई एक खत्म कौन होगा या कब होगा? जो रिएक्शन के हिसाब से कम है, सॉरी, जो रेशियो के हिसाब से कम है वो पहले खत्म हो जाएगा, है ना, तो प्रोसेस होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट उस रीजेंट को कहते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है ना, और वो रिएक्शन पे लिमिट लगा देता है, ठीक है। अब जैसे ही लिमिटिंग रीजेंट खत्म होता है प्रोसेस होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए लिमिटिंग रीजेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होता है सारे रिएक्टेंट्स में, क्योंकि वो लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या है? लिमिट लगाने वाला एजेंट, है ना, इसको हमें ऐसे ध्यान रखना है, लिमिट लगाने वाला एजेंट, ठीक है। तो अब ये बात अगर समझ में आ गई है
तो अब हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा ही डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब देखो फाइनल टाइम पे क्या होगा, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ये तो हमको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन जब खत्म होता है तो 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं और उससे 2 वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, है ना। तो एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन खत्म होते हैं, तो इसका मतलब जब 10 हाइड्रोजन खत्म होंगे तो ऑक्सीजन कितने खत्म हो चुके होंगे, बताओ। ऑक्सीजन कितने खत्म हो चुके होंगे, 5, शाबाश। ठीक है, तो देखो पहले तो हमको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है फाइनल टाइम पे वही हमेशा 0 होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म होगा। तो जब भी फाइनल सिचुएशन होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा 0 हो जाया करेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी हुआ था कार वाले एग्जाम्पल में कि जब आप फाइनल सिचुएशन देखोगे तो जब 12 टायर से 3 कार बन चुकी होंगी तो ये टायर तो पूरे खत्म हो जाएंगे, 0, है ना। तो जब टायर, ध्यान से देखना यहाँ पे, इस कैलकुलेशन से तुम्हें समझ में जाएगा, ये इनिशियल सिचुएशन है, 5 बॉक्सेस और 12 टायर आपने लिए। फाइनली क्या होगा, जो जो 12 टायर आपने लिए थे वो पूरे के पूरे 12 यूज हो गए, तो बचे कितने फाइनली, 0। ठीक है, और अब जो आपने 5 डब्बे लिए थे उसमें से एक्चुअल में कितने डब्बे कार बनाने में यूज हुए, 3, है ना। 3 डब्बे कार बनाने में यूज हुए, तो 3 डब्बे तो यूज हो गए, 5 आपने लिए थे, 3 यूज हो गए, बचे कितने अभी फाइनली, 2। तो 2 डब्बे अपने पास बच जाएंगे, है ना। अब लिमिटिंग रीजेंट कौन था यहाँ पे, टायर्स। तो टायर फाइनली क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट हमेशा ही 0 हो जाता है। तो अब ये देखो यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट कौन है, लिमिटिंग रीजेंट हमने देखा कि लिमिटिंग रीजेंट हाइड्रोजन है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन के लिए 12 हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन 10 ही दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन कम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन एलआर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हो जाएगा फाइनली 0। ठीक है, अब इस 0 को हम ऐसे लिखते हैं कि 10 आपको दिया था उसमें से 10 पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, 10 पूरा खत्म हो गया है। तो जब ये 2 खत्म होता है हाइड्रोजन तो सामने से 1 ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो जब ये 10 खत्म होगा तो ऑक्सीजन कितना खत्म होगा उतने टाइम में, 5, है ना, रेशियो को फॉलो करते हुए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो कितने का है, 2:1, है ना। ध्यान से देखना, 2:1। तो जब ये 2 खत्म होता है, ये 1 खत्म होता है, तो एक्चुअल में ये कितना खत्म हो रहा है, 10। तो ये कितना खत्म होगा, 5। तो ये 5 खत्म हो गया, है ना। पहले स्टार्टिंग में कितना दिया था आपको, 6। तो ऑक्सीजन बच कितना जाएगा जब प्रोसेस खत्म हो जाएगी पूरी, 1 मोल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो तीनों को क्लियर हो गया ना। यहाँ ये देख ले, ये पार्ट ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग रीजन, है ना। तो अगली क्लास जब अपन स्टार्ट करेंगे, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्लास से पहले एक बार ये लिमिटिंग रीजेंट वाला पोर्शन जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है, माइनस कितना माइनस करना है, रेशियो कैसे फॉलो करना है, वगैरह वगैरह। जबकि है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, एकदम लॉजिकल चीज है। ठीक है, एकदम अगर कोई स्टूडेंट इसको फील करके करे तो एकदम खुद से कर सकता है, इसमें बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो एक बार जब अगली क्लास अपन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये डिस्कशन ध्यान से देख लेना और ये सब ध्यान से देख लेना, ठीक है। बाकी जो भी होमवर्क होगा, मैं अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन लगेंगे होमवर्क में देने लायक तो मैं वो तुम्हें ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लेना रात में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय टिल देन।